चैप्टर 19 में आज हम लोग जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है हॉटस्पॉट या तप्त स्थल। ठीक है, नाम से अगर मतलब निकालते हैं तो शायद आप लोग सोचोगे कि तप्त स्थल का मतलब ऐसे स्थल होते हैं जहां पर क्या होती है बेटा, बहुत ज्यादा गर्मी। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि चैप्टर हमारा किसके विषय में है? जैव विविधता के बारे में है। तो जरूर कुछ ना कुछ अगर ये स्थल दे रखे हैं तो इनका रिलेशन जैव विविधता से होता होगा। तो जैव विविधता या हॉटस्पॉट की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं तो परिभाषा क्या बनती है इसकी, कि ऐसे स्थल जहां बहुत अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है। मतलब कोई पूरा, यानी जैसे ये पूरा कोई भी एक कंट्री है ना, उसका ये वाला स्थल यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या होता है, अलग अलग तरीके के आपको क्या मिलते हैं, जानवर मिलते हैं ना, और पौधे मिलते हैं। ठीक है, तो इस स्थल को क्या बोला जाएगा? तप्त स्थल या हॉटस्पॉट। मतलब ऐसा स्थल जहाँ बहुत अधिक मात्रा में जैव विविधता मिलती है, यानी अलग अलग वेराइटी के एनिमल्स और प्लांट्स मिलते हैं। उस स्थल को हम लोग क्या बोलेंगे? तप्त स्थल बोलेंगे। तप्त स्थल के बारे में सबसे पहले जो डेफिनेशन दी गई वो ब्रिटेन के एक जो पारिस्थितिकी थे, जिनका नाम मेयर था, उन्होंने 1988 में दिया। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले किसने बताया इसको, थ्योरी को किसने बोला? तो सबसे पहले मेयर ने बोला, है ना। फिर है सन 1999 तक 25 तप्त स्थल थे, लेकिन वर्तमान में संपूर्ण विश्व में कितने तप्त स्थल हैं? 34 है, जो कि मतलब कितना एरिया कवर करता है? जमीन का 2.5% एरिया कवर करता है। और यहाँ पर 50% स्थानबद्ध प्रजातियां पाई जाती है। स्थानबद्ध प्रजातियां होने का मतलब ऐसी प्रजाति जंतु की जो सिर्फ उसी जगह पर स्थित हो और विश्व में आपको कहीं नहीं मिलती हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं कि सफेद हाथी कहाँ मिलते हैं, तो सीधा सीधा आ जाता है कहाँ पर? थाईलैंड में, है ना। तो सफेद हाथी सिर्फ कहाँ मिल रहे हैं? पूरी दुनिया में कहीं पे भी घूम घूम जाओ, कहाँ मिल रहे हैं? थाईलैंड में मिल रहे हैं। दैट मीन्स ये कहाँ की हो गई? थाईलैंड की क्या हो गई? स्थानबद्ध प्रजाति हो गई। आगे बात समझ में। भारत के अंदर भी 3 तप्त स्थल पाए जाते हैं। 3 तप्त स्थल भारत के अंदर स्थित है। पहला है पूर्वी हिमालय, दूसरा है पश्चिमी घाट और तीसरा है इंडो बर्मा। ये तो पूरी तरह से भारत का, मतलब इनमें किसी अन्य देश का एरिया नहीं आता है। पूर्वी हिमालय यानी अगर नक्शे में हम देखते हैं इस तरीके से, है ना, तो ये ऊपर वाला जो एरिया आता है ये पूर्वी हिमालय वाला एरिया है। पश्चिमी घाट ये नीचे वाला, और ये इंडो बर्मा जो है वो इधर के एरिया में आता है। अन्य कंट्रीज भी इसके अंदर सम्मिलित है। भारत का कुछ हिस्सा आता है इसके अंदर। तो ये संयुक्त है, मतलब और देशों के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप से अगर भारत में आने वाला है तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट जो है तप्त स्थल आता है। अब आता है, हम इनको पढ़ेंगे अभी वन बाय वन कि इनमें कौन कौन से राज्य सम्मिलित है और कौन कौन सी प्रजातियां इन एरियाज में पाई जाती है ना। लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी स्थान को तप्त स्थल कब घोषित किया जाता है। हम पूरे इंडिया को तो नहीं बना रहे, पूर्वी हिमालय पश्चिमी घाट को ही क्यों तप्त स्थल घोषित कर रहे हैं? तो किसी भी क्षेत्र को जैव विविधता तप्त स्थल घोषित करने के लिए आवश्यक जो शर्तें होती है वो कितनी है? 2 शर्तें हैं। पहला, कि वहां पर उस क्षेत्र में विश्व की कुल स्थानबद्ध प्रजातियों का 0.5% अधिक प्रजातियां उपस्थित हो। मतलब संपूर्ण विश्व में जितनी भी स्थानबद्ध प्रजातियां हो उसका 0.5% या संख्या में बोले तो लगभग 1500 के लगभग ये इस एरिया में क्या आनी चाहिए? स्थानबद्ध प्रजातियां आनी चाहिए। स्थानबद्ध प्रजाति होने का मतलब संपूर्ण विश्व में कहीं नहीं मिलती, वहीं मिलती है। तो लगभग 1500 तरीके की स्थानबद्ध प्रजातियां इस एरिया के अंदर क्या होनी चाहिए? आनी चाहिए। ठीक है। फिर है दूसरा, इस हिस्से का 70% भाग क्या हो गया हो? उजड़ चुका हो। उजड़ गया हो यानी नष्ट हो चुका हो, है ना। तो हम उसको क्या करेंगे? तप्त स्थल घोषित करेंगे, क्योंकि यहाँ वेराइटीज ऑफ एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, और ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स भी है जो वहीं उपस्थित है विश्व में और कहीं उपस्थित नहीं है। तो उसका 70% उजड़ गया है। दैट मीन्स हमारी प्रकृति को क्या हो रहा है? बहुत अधिक क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो वैसी कंडीशन में क्या होता है? उस एरिया को क्या कर देते हैं? तप्त स्थल घोषित कर देते हैं।
तो ये आपके एक एक ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि आवश्यक शर्तें कौन सी है, तप्त स्थल की डेफिनेशन कौन सी है, आज कितने तप्त स्थल है ना। तो ये एक एक नंबर के और 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। अब बेटा हम बुक के अंदर इसको क्या करेंगे, फटाफट पढ़ देंगे। ये देखो, भारत जैव विविधता के तप्त स्थल, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। तो देखो ऐसे क्षेत्र जहां बहुत अधिक जैव विविधता होती, जैव विविधता तप्त स्थल कहलाते हैं। इस अवधारणा को सबसे पहले 1988 में ब्रिटेन के पारिस्थितिकीविद नॉर्मन मेयर के द्वारा क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया। इसके आधार पर सन 1999 में कितने क्षेत्रों को जैव विविधता तप्त स्थल घोषित किया गया, 25 क्षेत्रों को, ठीक है। उसके बाद वर्तमान में विश्व में कुल 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जिनका कुल क्षेत्रफल 2.3% और 2.4% के लगभग है ना। किंतु इन क्षेत्रों में विश्व की वनस्पतियों की 50% स्थानबद्ध प्रजातियां क्या होती है, पाई जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, किसी भी क्षेत्र को जैव विविधता तप्त स्थल घोषित करने के लिए आवश्यक शर्तें कौन सी है। तो उस क्षेत्र में विश्व की कुल स्थानबद्ध प्रजातियों की 0.5% से अधिक प्रजातियां क्या हो, उपस्थित हो। संख्या के हिसाब से उस स्थान पर कम से कम 1500 स्थानबद्ध प्रजातियां क्या हो, पाई जानी चाहिए। यानी कोई भी जो स्थान है उसको जैव विविधता तप्त स्थल तभी घोषित किया जाएगा जब उसमें 1500 जो है स्थानबद्ध प्रजातियां हो। उस क्षेत्र के मूल आवास का 70% भाग क्या हो चुका हो, मानवीय गतिविधियों के कारण नष्ट हो चुका हो, या फिर उस पर अभी भी संकट क्या हो, मंडरा रहा हो, यानी हो सकता है वो आने वाले समय में नष्ट हो जाए। ऐसे क्षेत्रों को संरक्षण की तत्काल आवश्यकता होती है, यानी बचाने की तत्काल आवश्यकता होती है, इसीलिए इन्हें बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित किया जाता है। यहाँ व्यापक स्तर पर संरक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। विश्व के घोषित 34 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में पृथ्वी पर मिलने वाले रीढ़धार जीवों की 42% स्थानबद्ध प्रजातियां पाई जाती है। मतलब कशेरुकी प्राणियों की कितनी प्रतिशत प्रजातियां मिलती है इन क्षेत्रों में, 42%। मीठे पानी की 55% मछलियां इन्हीं एरियाज में मिलती है, यानी हॉटस्पॉट में मिलती है। वनस्पति की कितनी स्थानबद्ध प्रजातियां मिलती है, 50% स्थानबद्ध प्रजातियां पाई जाती है। जबकि इन सभी 34 क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का मात्र कितना प्रतिशत है, 2.3% है, पर फिर भी इतने तरीके की स्थानबद्ध प्रजातियां इन एरियाज में मिलती है। विश्व के, ये आपके यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व के कुल जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है या तप्त स्थल है, उनमें से उदाहरण बताइए। तो अंटार्कटिका वन, पूर्वी मलेशियाई द्वीप समूह, दक्षिण पश्चिम चीन का पर्वत, मेडागास्कर के द्वीप समूह, मध्य अमेरिका, कोलंबिया, चोको, मध्य चिली, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, श्रीलंका और इंडो बर्मा क्या है, उदाहरण है तप्त स्थल के। ये आपको आने चाहिए, आ गई बात समझ में। अब भारत के तप्त स्थल है 3, हम लोगों ने देखे, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और इंडो बर्मा। तो देखो विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता तप्त स्थलों में से 2, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट पूर्ण रूप से भारत में आते हैं, जबकि इंडो बर्मा जैव विविधता तप्त स्थल में कुछ भारतीय भूभाग है, बाकी कुछ अन्य देशों का भाग भी है। सबसे पहले आते हैं हम पूर्वी हिमालय। तो इसके अंतर्गत पूर्वी हिमालय का असम, कहाँ कहाँ फैला है ये, असम के अंदर, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, पश्चिम बंगाल राज्यों के क्षेत्र इसके अंदर आते हैं। हिमाचल पर्वत श्रृंखला असीम जैव विविधता से क्या है, संपन्न है। लगभग 7,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हिमालय के जैव विविधता तप्त स्थल में वनस्पतियों की लगभग 10,000 प्रजातियां पाई जाती है। मतलब 10,000 प्रकार की जो प्लांट्स है वहां पर पाए जाते हैं, और इनमें से स्थानबद्ध प्रजातियां, मतलब 10,000 प्लांट्स के जो टाइप्स हैं उनमें से 3,160 ऐसी प्लांट्स हैं जो सिर्फ इसी हिमालय वाले एरिया में ही पाई जाती है, अन्य कहीं पर भी नहीं पाई जाती। इसके अलावा यहाँ 300 प्रजातियां स्तनधारी जीवों की है, जिनमें 12 प्रजातियां स्थानबद्ध है। 997 प्रजातियां पक्षियों की है, जिसमें 15 प्रजातियां स्थानबद्ध है। 176 प्रजातियां सरीसृप यानी रेंगने वाले जीवों की है, जिनमें 15 प्रजातियां स्थानबद्ध है। 105 प्रजातियां उभयचर की है, जिनमें 40 प्रजातियां स्थानबद्ध है। 269 प्रजातियां मछलियों की है, जिनमें 33 प्रजातियां स्थानबद्ध है।
ठीक है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख जीव, आपको एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं। इनमें से तो नहीं पूछा जा सकता कुछ, हाँ राज्य के नाम जरूर पूछे जा सकते हैं, और कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये पूछा जा सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर पूछा जा सकता है कि पूर्वी हिमालय में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। तो हिमालयी तहर, सुनहरा लंगूर, हुलोक गिब्बन, पिगी होग और उड़न गिलहरी, हिम तेंदुआ, ताकिन, गोंगे डॉल्फिन आदि जो है वो पूर्वी हिमालय में पाए जाते हैं। अब ये गोंगे डॉल्फिन, हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गोंगे डॉल्फिन है, गंगा नदी में मिलने वाली डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये डायग्राम भी दिया हुआ है डॉल्फिन का। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसे घोषित किया गया कब? 2009 के अंदर राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। डॉल्फिन का नदी पारिस्थितिकी तंत्र में वही महत्व है जैसे कि जंगल में हमारे बाघ का है, टाइगर का है। ठीक है। दूसरा तप्त स्थल है हमारा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है पश्चिमी तट से लगा हुआ है। ये एक प्रमुख जैव विविधता तप्त स्थल है। इस क्षेत्र का कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? ये 1,60,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसमें क्या आता है? केरल राज्य में ये आता है। फिर है, इस क्षेत्र में वनस्पति की 5,916 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें लगभग 50% क्या है? स्थानबद्ध प्रजातियां हैं। इसके अलावा जंतुओं में स्तनधारी जीवों की 140 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से 18 क्या है? स्थानबद्ध प्रजातियां हैं। पक्षियों की 458 प्रजातियां हैं, जिनमें से 174 स्थानबद्ध प्रजातियां। सरीसृपों की 267 प्रजातियां हैं, जिनमें से 174 स्थानबद्ध है। उभयचरों की 178 प्रजातियां, जिसमें से 130 स्थानबद्ध प्रजातियां हैं। मछलियों की 191 प्रजातियां हैं, जिसमें से 139 प्रजातियां स्थानबद्ध प्रजातियां हैं। अब यहाँ से इंपोर्टेंट आता है कि कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। तो पहला है उदाहरण मालाबार गिब्बन का, गंध गिब्बन है। फिर एशियाई हाथी, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, नीलगिरी तहर, मेकाक बंदर, ये सब इस एरिया में पाए जाने वाले जीव है। फिर आता है इंडो बर्मा जैव विविधता तप्त स्थल। कौन कौन से देश मिलकर बनाते हैं इसको? तो ये उष्ण कटिबंधीय पूर्वी एशिया में चीन, भारत, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया के लगभग 23,73,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, मतलब काफी लंबा है। इस विशाल तप्त स्थल के दायरे में 13,500 प्रकार की वनस्पतियां, 433 प्रकार के स्तनधारी जीव तथा 1266 प्रकार के उभयचर तथा 1262 प्रकार की मछलियां क्या होती है? पाई जाती है। तो ये रहा। फिर आता है आपके स्तनबद्ध प्रजातियां क्या चीज होती है? तो ऐसी प्रजातियां जो एक क्षेत्र विशेष में पाई जाती है, अर्थात जिनका वितरण विस्तार एक सीमित क्षेत्र तक होता है, स्तनबद्ध प्रजातियां कहलाती है। मतलब ऐसी प्रजातियां जो केवल एक पर्टिकुलर क्षेत्र में मिलती है बस, उसके अलावा विश्व में कहीं पर भी नहीं मिलती, उन्हें हम स्थानबद्ध प्रजातियां कहते हैं। उदाहरण के लिए लेमूर जो प्राणी है, ये मेकाक बंदर का डायग्राम दिया हुआ है, देखो ये नीलगिरी है। मेकाक बंदर आपने पहले भी नाम सुना है, आर्च कारक मिला था, है ना? तो ये आर्च कारक इसी के अंदर मिला था सबसे पहले। तो लेमूर प्राणी मेडागास्कर द्वीप का तक सीमित है। इसी प्रकार मेटासिकोया पादप जो है केवल चीन की घाटी में मिलता है। नीलगिरी थार, ये रहा नीलगिरी थार, है ना, डायग्राम दिया हुआ है। तथा मेकाक बंदर भारत के पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, मतलब केरल में मिलते हैं सिर्फ ये, है ना। किसी स्थान की स्तनबद्धता का आशय ये होकर वहां पाई जाने वाली प्रजातियां विश्व में और कहीं पर भी नहीं पाई जाती। ये उदाहरण जरूर से याद कर लेना। फिर एक किसी प्रजाति की स्थानबद्धता का मुख्य कारण उस क्षेत्र की क्या है? जलवायु है। भौगोलिक परिस्थितियां तथा अन्य प्रजातियों के साथ पारस्परिक संबंध होता है। कोई भी प्रजाति स्थानबद्ध क्यों होती है? एक तो जलवायु के कारण होती है, भौगोलिक परिस्थितियों यानी जो जमीन है, जो धरती है, उसमें परिस्थितियां कैसी है, ठंडी है, गर्म है ना, वैसी है। फिर अन्य प्रजातियों के साथ यानी उस एरिया में जो दूसरी प्रजातियां पाई जाती है उनके साथ उसका संबंध क्या है, इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है। स्थानबद्ध प्रजातियों के सीमित विस्तार के कारण उनके विलुप्त या संकटग्रस्त होने की संभावना क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती है स्थानबद्ध प्रजातियां, अगर ये एरिया ही नष्ट हो गया तो पूरी स्थानबद्ध प्रजाति भी क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। इसलिए इनके विलुप्त होने और संकटग्रस्त होने की संभावना क्या होती है? ज्यादा होती है। इनके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिए जाने की क्या होती है? आवश्यकता होती है। डोडो पक्षी जो मॉरिशस के एक द्वीप की स्थानबद्ध प्रजाति थी, खोज इसकी सर्वप्रथम कब की गई थी? 1658 के अंदर। डोडो देखो ये दिया हुआ पक्षी, ये कहाँ पर मिलता था?
मॉरिशस के एक द्वीप पर मिलता था और उसकी खोज हुई थी 1658 में। किंतु उस द्वीप पर मानव गतिविधियों के कारण मनुष्य ने वहां पर अपना हस्तक्षेप किया और इसका क्या किया, शिकार किया डोडो का, ठीक है। तो 23 वर्ष के अंदर ही ये क्या हो गया, विलुप्त हो गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये कहाँ मिल रहा था, मॉरिशस के एक द्वीप पे मिल रहा था। अगर ये मॉरिशस के द्वीप पे सपोज करो सारे जो जानवर है डोडो, उनको लोगों ने नष्ट भी कर दिया, लेकिन ये किसी अन्य स्थान पर भी अगर होता तो यहाँ पर नष्ट हो गया तो क्या हुआ, यहाँ पर तो ये प्रजाति मिलती, लेकिन लेकिन ये सिर्फ मॉरिशस के द्वीप पर ही था और यहाँ पर लोग ने इसका शिकार करके नष्ट कर दिया, तो संपूर्ण विश्व में ये क्या हो गया, विलुप्त हो गया। ठीक है। ये उदाहरण देकर हम समझा सकते हैं कि संकटग्रस्त होने का संभावना ज्यादा क्यों होती है, तो ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। इसे लास्ट बार कब देखा गया, 1658 में ये जो है देखा गया था और 1681 में इसको अंतिम बार देखा गया था। भारत स्थानबद्ध प्रजातियों से संपन्न देश है। भारत के पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी हिमालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक स्थानबद्ध प्रजातियां मिलती है। भारत में जंतुओं की 17,612 प्रजातियों में स्तनधारियों की 44, पक्षियों की 57 व सरीसृपों की 187 व उभयचर की 110 प्रजातियां स्थानबद्ध प्रजाति। इसके अलावा पादपों की 5,150 स्थानबद्ध प्रजातियां क्या होती है, पाई जाती है। अब आता है जैव विविधता का महत्व क्या है, यानी जैव विविधता हमारे लिए कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर क्या करेंगे, देखेंगे। संकट के कारण और जो नष्ट होने के कारण है वो हम लोग साथ में क्या करेंगे, देखेंगे कि किन किन कारणों से जैव विविधता जो है वो नष्ट हो रही है।